आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां से आज से अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत बीजेपी की वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। सुबह 11 बजे से उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके बाद दूसरे सेशन में राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल संबोधित करेंगे। तो आज से बीजेपी की वर्कशॉप का आगाज होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के संकल्प को दोहराते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय में अत्यंत गंभीर है और ठोस रणनीति के साथ कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि हाल ही में हमारी सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों तथा वेब सीरीज को भी अनुदान देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में आयोजित गढ़वाली फीचर फिल्म मेरी प्यारी बोई के प्रीमियर में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 लागू की है, जिससे यहां फिल्म बनाना और भी आसान हो गया है। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक की। इसमें सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के हर गांव और शहर में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजना को तेज किया जाए। कैचमेंट एरिया में वनीकरण और चेक डैम बनाए जाएं। जल संवर्धन की नीति तैयार की जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर पंप का प्रयोग कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्कूलों, पंचायतों और सोशल मीडिया के माध्यम से जल बचाने का संदेश फैलाया जाए। गर्मियों से पहले जल संकट वाले गांवों की सूची तैयार कर विशेष योजना बनाई जाए। देहरादून के पछवादून क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन जारी है। नदी, बरसाती नाले, डांग और तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार खाली कराने में जुटा हुआ है। अभी तक 66 अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर चुका है। वहीं प्रशासन को पूरी कार्रवाई 15 अप्रैल तक जारी रहेगी और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने 2 टीमें तैयार कर अलग अलग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाई गई है। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान भी टीम को लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। उसके क्रम में आज सभावाला, शीशमबाड़ा और कटापत्थर में कार्रवाई की है, जिसमें लगभग अभी तक हम 40 मकानों का ध्वस्तीकरण कर चुके हैं। सर, कुछ विरोध भी सामने आया देखने में? जी, ग्रामीणों द्वारा कुछ विरोध किया गया, परंतु कुछ ग्रामीणों द्वारा सहयोग भी दिया गया है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो है गलत प्रकार से जो है अवैध रूप से अपना निर्माण किए गए हैं। धामी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। हल्द्वानी में तो अतिक्रमणकारी नदी में ही कब्जे के लिए पहुंच गए और वहीं रहने का अड्डा बना डाला। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के करीब से बहने वाली ये है प्रदेश की सबसे बड़ी खनन नदी गौला। इसी गौला नदी पर अतिक्रमणकारियों की काली नजर है। बरसात के दिनों में उफान पर रहने वाली गौला नदी दूसरे मौसम में सूखी रहती है, लिहाजा दूसरे राज्यों से आकर लोग इसके किनारे घेर रहे हैं। प्रशासन को जैसे ही इस अतिक्रमण की भनक लगी, उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों के साथ विजिट किया गया है और वहां पर मुनादी करवाई गई है कि इस जगह को 7 दिन के अंदर खाली कर दें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में उनके खिलाफ लाई जाएगी। उसका चिन्हीकरण के लिए फॉरेस्ट को निर्देशित कर दिया गया है। वो लोग सर्वे कर रहे हैं और उनकी संख्या और उनकी जितनी झोपड़ियां हैं उन सबका पूरा सर्वे करके वो हमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, तब हम आपको। जाहिर है प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो गौला किनारे एक नया बनभूलपुरा बसाने की तैयारी है, जिसे हटाना आने वाले दिनों में असंभव सा होगा, क्योंकि यहाँ बसने वाले ज्यादातर बाहरी हैं, जिनसे डेमोग्राफी इलाके का बदलना भी तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताते हुए उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। शंभू पासवान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
ऋषिकेश नगर निगम सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर मेयर बने थे, लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संविधान की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए पासवान का जाति प्रमाण पत्र अवैध करार दिया गया है और उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव विभागों के सचिवों के साथ बैठक करेंगे। सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली मीटिंग में चारों धाम से लौटे सचिव भी अपनी रिपोर्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ आज रिटायर आईएएस राधा रतूड़ी लेंगी। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। 2 राज्य सूचना आयुक्त भी उनके साथ में शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एक बार फिर 2 विशाल धार्मिक आयोजनों की तैयारी में जुट गया है। साल 2026 में जहां नंदा राज्यात यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, वहीं 2027 में हरिद्वार अर्धकुंभ का साक्षी बनेगा। दोनों आयोजन आस्था के पर्व हैं, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी साबित होने वाले हैं। 2026 में नंदा राज्यात यात्रा भी होनी है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की मध्य की यात्रा है। पूरा राज्य के लोग जिसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2027 में कुंभ भी प्रस्तावित है। तो ये सभी आयोजन हमको बहुत ऐतिहासिक रूप से करने हैं। नंदा राज जात यात्रा, जिसे हिमालयी कुंभ भी कहा जाता है, हर 12 साल में आयोजित होती है और इसमें हजारों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए देवी नंदा की डोली के साथ पदयात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा चमोली के नौटी गांव से होते हुए उच्च हिमालयी क्षेत्र में करीब 300 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर होमकुंड पहुंचकर पूरी होती है। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की खाने पीने रहने की व्यवस्था करने के साथ ही उनकी सुरक्षित वापसी एक बड़ी चुनौती होती है। शुक्रवार को आयोजित मीटिंग में इसका एक प्राइमरी खाका तैयार किया गया। क्योंकि नंदा देवी राज्यात यात्रा है, ये हिमालय का महाकुंभ है हमारा हम सब के लिए, क्योंकि ये गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाली विभिन्न हमारी देवी देवताएं इसमें सम्मिलित होकर के एक बेहद यात्रा का स्वरूप लेती है। राज्य समिति मुख्यमंत्री जी की इस पहल का स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि इस आज के विचार विमर्श से आने वाले दिनों में जो निर्माण कार्य हैं स्थायी प्रकृति के, या वो सड़क, पानी, बिजली और दूसरे जो काम हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 2027 में हरिद्वार अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। अनुमान है कि इस दौरान इलाहाबाद कुंभ की तर्ज पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ेंगे। ऐसे में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी खड़ी होगी। 2027 के अंदर अर्धकुंभी की यात्रा होने वाली है, उसकी भी तैयारियां हमारी होंगी। निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड के अंदर काफी बाहर के पर्यटक आते रहते हैं, जिससे कि हमारा उत्तराखंड का पर्यटन जो है चलता रहता है। सरकार के लिए ये आयोजन श्रद्धा और सिस्टम दोनों की अग्नि परीक्षा होगी। एक बड़ी परीक्षा 2027 में कुंभ के साथ साथ शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव की भी होगी। इसलिए सरकार धार्मिक आस्था के इन महामेलों को हल्के में नहीं लेना चाहती, इसलिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के बहादुराबाद में धरौली रोड पर जंगली हाथी चहलकदमी करते दिखा, जिसको देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। वहीं हाथी ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को गिरा दिया। आपको बता दें कि बहादुराबाद इलाके में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथी की आवाजाही बनी हुई है। स्थानीय लोग वन विभाग से इलाके में हाथियों के घुसने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। तो
तो सड़क पर चहलकदमी करते हुए हाथी दिखाई दिया। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथी ने खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उत्तराखंड में खेलों को नई उड़ान देने की तैयारी जोरों पर है। प्रदेश का खेल विभाग अब 23 नई खेल एकेडमी खोलने की योजना पर काम कर रहा है। ये एकेडमी न केवल खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देंगी, बल्कि खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड को राष्ट्रीय पहचान भी दिलाएंगी। उत्तराखंड में हाल ही में हुए नेशनल गेम्स के दौरान जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, उसको उपयोग में लाने के लिए खेल विभाग तैयारियां कर रहा है, क्योंकि नेशनल गेम्स के बाद ये मैदान और स्टेडियम वीरान पड़े थे। खेल विभाग राज्य सरकार से इस योजना को साकार करने के लिए 45 करोड़ रुपए के बजट की मांग कर चुकी है। योजना के तहत हर जिले में 1 से 2 खेल अकादमी खोली जाएगी, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही उन्हें अनुभवी कोचों की निगरानी में रखा जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम राज्य को खेल भूमि बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई कमी किसी चीज की नहीं है हमारे यहाँ, और हम लोग उत्तराखंड को बहुत अच्छा खेल प्रदेश बनाएंगे इन एकेडमियों के माध्यम से। 23 एकेडमी खोल रहे थे, बड़े सौभाग्य की बात है। पर मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जो 35 गेम्स यहाँ पे हुए थे उत्तराखंड में, उसको देख रखाव के लिए एकेडमी होनी बहुत जरूरी है। तो जब 23 एकेडमी खुलेंगी तो लगा लीजिए उत्तराखंड खेलों का हब बनेगा, और हर बच्चा हर गेम को खेलेगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगा, नशे से दूर रहेगा। उत्तराखंड सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि खेलों की दुनिया में भी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। ये खेल अकेडमियां न सिर्फ खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगी, बल्कि उत्तराखंड की नई पीढ़ी को भी खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हर की पैड़ी पर अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। मनोज कुमार के बेटे ने मनोज कुमार की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। 4 अप्रैल को मुंबई में 87 साल की उम्र में मनोज कुमार का निधन हो गया था। धर्मनगरी हरिद्वार में हर साल की तरह पाकिस्तान हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा हुआ है। यहां श्रद्धालु दरबार आश्रम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए 270 हिंदू कलश यात्रा निकालकर हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान कर और तमाम धार्मिक स्थान को देखकर काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि उन्होंने हरिद्वार की हर की पैड़ी और भारत के दूसरे बड़े तीर्थों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन पहली बार भारत आकर देखा। और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि यहाँ आके भारत में हम ये मंदिरों के दर्शन करके, जैसे रायपुर दरबार के दर्शन करे, नागपुर गए थे हम, और द्वारकाधीश गए थे, अमरावती गए थे, तो बहुत मज़ा भी आया, हमने धन्य महसूस किया। आगे बढ़ते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ हनुमान के मंदिरों में लगी हुई है। सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन भी मंदिरों में किया जा रहा है। माना जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन भगवान की पूजा अर्चना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिन में 1 बजे से सुंदरकांड का पाठ है, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उनका भक्तों का मानना है कि जो भी यहाँ पर आता है और अपनी मनोकामना लेकर आता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उत्तराखंड में पंच प्रयाग ही नहीं, बल्कि पूरे 15 प्रयाग हैं, और अब इन सभी प्रयाग को जनता से रूबरू कराने की बड़ी प्लानिंग हो रही है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसे लेकर खाका तैयार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड संस्कृत विवि का दावा है कि उत्तराखंड में 5 नहीं बल्कि 15 प्रयाग हैं। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च प्रोग्राम के तहत उन्होंने 10 नए प्रयाग ढूंढे हैं। हालांकि इनमें से 2 प्रयाग टिहरी डैम में समाहित हो गए। दरअसल राजभवन की तरफ से गवर्नर गुरमीत सिंह ने प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी को शोध के लिए एक विषय चुनने को कहा था, जिसके तहत हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपनी रिसर्च में कई प्रयाग की खोज की और पाया कि ये जनता की पहुंच से दूर है और इन्हें विकसित करने की जरूरत है। यही नहीं, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से इन प्रयागों को एयरपोर्ट और सरकारी ऑफिस से लेकर होटल में भी कॉफी टेबल बुक के तौर पर रखने की प्लानिंग है।
पुराणों का हमने मंथन किया अच्छी प्रकार से, और महाभारत का जो वन पर्व है जिसमें पांडव जो है जगह जगह घूमते हैं, उसमें तो हमको ये पाया कि ये जो हमारा उत्तराखंड है इसमें कुछ विशेषता है। वो विशेषता ये है कि कॉस्मिक बीइंग के साथ में कनेक्ट होने के स्थल, जिनको प्रयाग बोलते हैं जो है ये, तो वो हमने देखने शुरू किए। तो 5 प्रयाग तो जो है वो बड़े प्रसिद्ध हैं, पहले से सब लोग जानते हैं, लेकिन लगभग 10 प्रयाग और भी हमको मिले उसमें जो है। असल में अब तक उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को पंच प्रयाग माना जाता है और इनका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। अब 10 नए प्रयाग खोजे गए हैं। उनमें केशव प्रयाग अलकनंदा सरस्वती के संगम पर, सोम प्रयाग मंदाकिनी सोम गंगा के संगम पर, सूर्य प्रयाग मंदाकिनी अल संतरगिरी के संगम पर, रुढ़ी प्रयाग अलकनंदा डोड़की नदी के संगम पर, शिव प्रयाग अलकनंदा खांडव गंगा के संगम पर, जगदीश प्रयाग अलकनंदा पट्टीवती के संगम पर, गणेश प्रयाग भागीरथी भिलंगना के संगम पर, कुल प्रयाग अलकनंदा हर्षवती के संगम पर, इंद्र प्रयाग गंगा और नयार नदी के संगम पर है। जानकार भी मानते हैं कि उत्तराखंड में 5 से ज्यादा प्रयाग जरूर होंगे, जिनका प्रचार और प्रसार भी बेहद जरूरी है। पंच प्रयाग हैं, ये तो बड़े रूप में है, इनके जैसे छोटे छोटे रूप और भी हैं। ये 15 जरूर होंगे, कुछ पुराणों में लिखा होगा। जैसे हमारे बद्रीनाथ तो आदि बद्री आता है जैसे, और जैसे जागेश्वर है तो उसमें वृद्ध जागेश्वर आता है। ये 5 प्रयागों के साथ 15 प्रयाग जरूर जोड़ के मिलेंगे जरूर। उत्तराखंड में 10 नए प्रयाग सामने आने के बाद जाहिर तौर पर लोगों का रुझान भी यहाँ की ओर बढ़ेगा। ऐसे में इनके प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में ये भी बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में खासतौर पर 5 जिलों के लिए चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट है। कई इलाकों में तेज बारिश भी परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आज भी रखा हुआ, कल भी रखा हुआ, क्योंकि हेल है वो भी डैमेजिंग होता है। स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह मिल जाए तो वो भी है, और साथ ही जैसे मैंने बोला इंटेंस शावर भी जो है कहीं कहीं पर मिल जा रहे हैं। वो भी छोटा मोटा, कहीं गदरे में एकदम पानी बढ़ जाना या छोटा मोटा लैंडस्लाइड, पत्थर गिरना, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल है वो देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल को ऋषिकेश एम्स अपना 5वां दीक्षांत समारोह मना, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स के एमबीबीएस सहित अन्य मेडिकल कोर्स के 434 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करेंगे। विकासनगर में अवैध निर्माण पर हो रही बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान टीम की नजर सिंगनीवाला क्षेत्र में पड़े अवैध स्टॉक पर पड़ी तो हैरान रह गए, जहां कई बीघा जमीन में खनन माफियाओं ने बड़े पैमाने पर पत्थरों के अवैध स्टॉक को भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम ने अवैध स्टॉक पर नापी की कार्रवाई शुरू करी और आरोपियों के बारे में लोगों से पूछताछ की तो ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए। अभी यहाँ कार्रवाई के दौरान देखा गया कि कुछ मात्रा में किसी के द्वारा पत्थर जमा किए गए हैं, जिसकी अभी नपाई करवा रहे हैं और नपाई कराने के पश्चात जो है इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पालिका ने टोल और पार्किंग का पैसा बढ़ाया तो उसका विरोध भी शुरू हो गया है। वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। हालांकि पालिका इसे अपनी आय बढ़ाने का कदम बता रही है, लेकिन बीजेपी पालिका पर हमला कर रही है। नैनीताल में पार्किंग शुल्क बढ़ाने पर बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी ने नैनीताल की पालिका बोर्ड पर जनता पर टैक्स थोपने का आरोप लगा दिया है और अपनी शिकायत जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेज दी है। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क और टोल टैक्स को खत्म किया जाए और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को राहत दी जाए। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने पार्किंग में बिना किसी सुरक्षा के महिलाओं की ड्यूटी लगाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। हमें समस्या यह है कि एकदम से इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है, इतना शुल्क बढ़ा दिया गया है। जिनकी गाड़ियां हैं उनके पार्किंग के तो आप उनका लाइसेंस बना रहे हैं, उसका 800 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे?
आपने उसका 500 रुपये कर दिया तो वो कहाँ खड़ी करेंगे? अपनी छतों में खड़ी करेंगे। समूह की महिलाओं को वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है पार्किंग में। ये बिल्कुल, मैं महिला हूँ, मैं बिल्कुल उसका विरोध करती हूँ। महिला है वहाँ पर, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई कैमरे नहीं है। लेक ब्रिज टैक्स है प्लस पार्किंग शुल्क है, ये नगर पालिका ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही उनके द्वारा जो है इसको प्रॉपर विधिक प्रक्रिया से नहीं किया गया है। तो इन लोगों के द्वारा एक सचिव हमारे शहरी विकास विभाग महोदय के लिए एक ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी दिया है हमें। दरअसल हाईकोर्ट ने नैनीताल के यातायात प्लान और केयरिंग कैपेसिटी पर सवाल उठाए तो पालिका ने टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने का कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया, जिसके बाद कांग्रेस वाली पालिका बोर्ड ने बिना किसी विरोध के टोल टैक्स 300 और पार्किंग 500 रुपए पर निर्णय ले लिया। सोशल मीडिया में पालिका का विरोध होने लगा तो पालिका ने भी इस निर्णय को अपनी आय बढ़ाने का फैसला बता दिया। वहीं शहर में कम हुई पर्यटकों की संख्या पर पालिका इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार मान रही है। टूरिस्ट आना पालिका के कारण नहीं हो रहा है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। टूरिस्ट आना ये इन्होंने नीचे ही गाड़ियाँ रोक दे रहे हैं या हल्द्वानी रोक दे रहे हैं या फिर बाईपास पर रोक दे रहे हैं, उससे टूरिस्ट ऊपर नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही बताया, जो भी टूरिस्ट मैंने वहाँ पर देखा आता हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधे पैसे निकाले और दे दिए। पालिका के फैसले का विरोध हो रहा है तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। विरोधियों का तर्क है कि इससे शहर में पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी, तो समर्थकों को इससे सुधार नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर उपनल कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर जनता के किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके हमने दिखाया है। इसी प्रकार हम एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ करेंगे। और समय सीमा की बात अभी गणेश जोशी जी भी कह रहे थे और विनोद गोदियाल जी भी पढ़ रहे, वो भी यहाँ से जब बोल रहे थे, तो मैं भी मानता हूँ कि समय सीमा से ही ये काम होना चाहिए। और केवल कहने के लिए नहीं है कि हमने घोषणा कर दी या 3 वर्ष पूरे होने पर कह दिया, उसके लिए पहले से ही सोचा गया है कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। और आप लोगों के बारे में मैं बहुत, सभी इसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि गोदियाल जी हमारे राज्य संपत्ति विभाग में थे, लंबे समय से इनको भी जानता हूँ और आप सबकी परिस्थितियों को भी जानता हूँ। जैसे गणेश जोशी एक सैनिक हैं, ब्रिगेडियर बिष्ट साहब हमारे सैनिक हैं और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ आप सबकी तरह। और हमने एक सैनिक के परिवार में, एक सैनिक के साथ किस प्रकार उसके जीवन में होता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं उनके परिवार में, मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूँ और एक फौजी परिवार में पला बड़ा हूँ। मैंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है और सच कहूँ तो कुछ जीवन के कुछ कालखंड सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मतलब सेना के साथ। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।